नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आप लोगों की। मस्त एकदम मजा आ रहा है जिंदगी जीने में। कुछ जिंदगी में वैल्यू एडिशन वगैरह कर रहे हैं कि नहीं, कुछ सीख रहे हैं, कोई परीक्षा वगैरह की एग्जामिनेशन की तैयारी वगैरह कर रहे हैं कि नहीं। यानी जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखते रहिए, अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ जानकारी हासिल करते रहिए, ताकि आपका दिमाग, आपकी शरीर और आपका लक्ष्य वहां तक पहुंचने में नॉलेज आपकी सहायता करे। ठीक है, चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है हम उस पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे कि क्या मतलब होता है नेशनलाइजेशन का। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, आज क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को बहुत लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो भाई साहब और मेरी बहनों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं नेशनलाइजेशन की। राष्ट्रीयकरण इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, किसी चीज का राष्ट्रीयकरण हो जाना, इसका मतलब कि सरकार की हिस्सेदारी उसमें ज्यादा हो जाना, है ना। ये होता है नेशनलाइजेशन। समझ गए दो शब्दों में? नहीं समझे कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। 1947 यानी 1947 का वो दिन याद करिए, और 200 साल याद करिए उस ब्रिटिश कॉलोनी के, जब ब्रिटिशर्स ने हम पे राज किया। उस दौरान बैंकों का निर्माण हमारे देश में किया गया, उसका फायदा ब्रिटिशर्स ने लिया, हमें कोई खास फायदा नहीं हुआ। जितने बैंक थे वो प्राइवेटली ओन्ड किए जाते थे, उनका हमें कोई फायदा होता भी नहीं था। जो बड़े बड़े उद्योगपति वगैरह थे उन्हीं को फायदा होता था, जिनके पास पैसे थे करोड़ों अरबों रुपए, वही लोग उसमें पैसे वगैरह रखा करते थे, निकालते थे, उसी से अपना काम चलाते थे। ठीक है, मगर इससे रूरल एरियाज में, जो रूरल एरियाज में लोग रहते हैं, उनको कोई फायदा नहीं हो रहा था। वो अपना डिपॉजिट वहां पे नहीं जमा कर पा रहे थे, उनका अकाउंट वहां पे नहीं खुल पा रहा था। ठीक है, तो इन सभी मुद्दों को देखते हुए सरकार ने सोचा कि यार बैंकों का नेशनलाइजेशन कर देना चाहिए, जिससे कि लोगों तक वो चीज पहुंच सके, लोगों तक, लोगों का अकाउंट भी बैंक में खुल सके। इसलिए 1949 में किस चीज का नेशनलाइजेशन किया जाता है? आरबीआई का। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आरबीआई कौन सी कमेटी के द्वारा बनाई गई है, ये आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में। और एसबीआई कौन सी कमेटी के द्वारा बनाई गई है, ये भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। एसबीआई कौन कौन से बैंकों से मर्ज होकर के बनाया गया था? 3 ऐसे बैंक थे, है ना, जिसको मतलब मर्ज करके एसबीआई बनाया गया था। और एसबीआई का इसके पहले क्या नाम था? एसबीआई तो 1955 में बना ना, उसके पहले इसका कुछ और नाम था। इन सभी सवालों के जवाब आप मुझे दीजिए। अब आपको नेशनलाइजेशन का मतलब मैं बताता हूं कि देखिए, एक बैंक है जो प्राइवेटली ओन्ड किया जाता है, यानी किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा ओन किया जाता है। ठीक है, यानी प्राइवेट बैंक है ये। अब किसी प्राइवेट बैंक को पब्लिक सेक्टर बैंक में कन्वर्ट कैसे करेंगे? ठीक है, तो जब एक इंडिविजुअल की हिस्सेदारी किसी बैंक में ज्यादा होगी, यानी इसका स्टेक 60%, 70%, 80% होगा, तो वो प्राइवेटली ओन्ड बैंक कहलाएगा। उसी बैंक को अगर सरकार ओन करती है, तो सरकार की हिस्सेदारी 70-80% होगी, 51% भी हो गई, तो उसमें मालिकाना हक किसका हो जाएगा? सरकार का हो जाएगा ज्यादा, है ना, वो पब्लिक सेक्टर में आ जाएगा। इसी को कहते हैं नेशनलाइजेशन, कि बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी ज्यादा होना। ठीक है, तो सरकार ने जब नेशनलाइजेशन का सोचा, तो सरकार ने ये सोचा कि बैंकों को सरकारी कर देते हैं। सरकारी का मतलब यही होता है ना, कि सरकार की हिस्सेदारी उसमें ज्यादा होना, जिसको हम दूसरे नाम से कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। और भी कई सारे बैंक में भी आपको आगे बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे बैंक है जिनका नेशनलाइजेशन उस टाइम पे किया गया था। आपको नेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि क्या मतलब होता है। ठीक है, चलिए यहां पे भी वही चीज लिखी हुई है इंग्लिश में, कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्राइवेट स्टेक इनटू पब्लिक स्टेक। ठीक है, इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट शेयर ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। गवर्नमेंट का शेयर बढ़ाना किसमें? बैंकिंग सेक्टर में, उसे कहते हैं नेशनलाइजेशन। इतनी बात क्लियर हो गई है। अब इसका प्राइमरी गोल क्या था? कि भैया जो एक फैमिली या कुछ इंडिविजुअल्स के हाथ में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी बैंकिंग थी, उसको उस चीज को खत्म करना। जो एक ही हाथ में सारा पैसा जा रहा था ना, एक ही हाथ में सारी पावर जा रही थी, उस चीज को खत्म कर देना, उसको कम कर देना, ये इसका प्राइमरी गोल था किसका? नेशनलाइजेशन का। इतनी बात समझ में आ गई। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 60% स्टेक के साथ एसबीआई बनाया गया। एसबीआई का पहले नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1955 में
मैंने अभी आपसे पूछा था ना, एसबीआई बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को एसबीआई में कन्वर्ट किया गया। कितने परसेंट स्टेक के साथ? 60% स्टेक के साथ, यानी अब ये पब्लिक सेक्टर बैंक बन चुका है। ठीक है। अब नेशनलाइजेशन का एक और भी कारण था कि भैया पहले जो सरकार थी ना वो केवल एसबीआई तक लिमिटेड थी। 1955 के बाद इसने सोचा कि नहीं यार, पब्लिक सेक्टर बैंक का स्कोप और बढ़ाना है तो नेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। इसलिए नेशनलाइजेशन के बाद इसका पब्लिक सेक्टर बैंकिंग ज्यादा बढ़ गई। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि कारण, नेशनलाइजेशन का क्या कारण है, मुख्यतः क्या कारण हो सकता है। आप जरा सोचिए, आपके सामने तो अब लिखा ही हुआ है। हम इस पे बात करते हैं कि देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि भैया 1947 के पहले या फिर बाद में उस टाइम पे एक मूवी आई थी मदर इंडिया, जिसमें साहूकारिता के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। आप उस मूवी को कभी टाइम लगे तो फास्ट फॉरवर्ड करके देखिएगा। मतलब साहूकारिता, उस समय उस साहूकारिता का मतलब क्या है कि अगर मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मैं एक जमींदार या साहूकार के पास जाऊंगा और उसके पास अपनी जमीन गिरवी या फिर कुछ ऐसी चीज गिरवी रखूंगा और उसके बदले में मुझे कुछ पैसे मिलेंगे। अगर मैं पैसा ना चुका पाया तो भी वो जमीन हड़प लेंगे, और कई बार तो ऐसा होता तो पैसा चुका दो तो भी वो जमीन वगैरह हड़प लिया करते थे। ये सारे मुद्दे देखने को मिले। लोग जो थे वो अपना जो पैसा था उसको गुल्लक में सेव करते थे कि भैया चलो आज 2 रुपए मिला है गुल्लक में डाल देते हैं, 5 रुपए मिला है गुल्लक में डाल देते हैं, है ना। वो सेविंग थी मगर गुल्लक में थी, उस पर कोई इंटरेस्ट वगैरह उनको नहीं मिलता था कि भैया गुल्लक में 2 रुपए डाले कल को वो 4 रुपए बढ़ के हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता था। इन सभी मुद्दों को देखते हुए सरकार ने सोचा कि यार बैंकों का नेशनलाइजेशन करना चाहिए, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही है, लोगों तक वो फैसिलिटी नहीं पहुंच पा रही जो होनी चाहिए। तो सोशल वेलफेयर करने के लिए सरकार ने ये काम किया। प्राइवेट मोनोपोली जो क्रिएट हो रही थी उसको कंट्रोल करने के लिए नेशनलाइजेशन किया। अब आप समझिएगा, बैंकिंग मतलब एक्सपेंशन करना बैंकिंग को रूरल एरियाज तक, ताकि गांव गांव तक बैंकिंग फैसिलिटी पहुंच सके, लोगों को लोन मिल सके, पैसे मिल सके, वो अपने डिपॉजिट वहां पे जमा कर सके, जिससे कि इकोनॉमी की ग्रोथ होगी और उनका भी ग्रोथ होगा। ठीक है। रीजनल इंबैलेंस को कम किया जा सके। ठीक है। रीजनल इंबैलेंस का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ये 2 जगह हैं, यहां पे एजुकेशन, हॉस्पिटल, बैंकिंग और भी सारी सुविधा, मॉल वगैरह, रोड, हर चीज अच्छी है, यहां पे है ही नहीं है। तो ये क्या है, एक जगह ज्यादा है एक जगह बिल्कुल नहीं है, इसको कहते हैं रीजनल इंबैलेंस। तो इसको भी कम करना, इसलिए भी नेशनलाइजेशन किया गया। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, एग्रीकल्चर वगैरह को लोन वगैरह, मतलब किसानों को जब तक लोन वगैरह ज्यादा मिलता ही नहीं था, जबकि कि नेशनल इनकम में इसका सबसे ज्यादा रोल होता है, सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग को बढ़ावा देना, ये करना वो करना, है ना। तो ये चीजें थी नेशनलाइजेशन का मतलब कि कारण क्या था। अब इसके बाद कुछ और कारण देखते हैं कि जब भारत देश आजाद हुआ था उसके बाद कई सारी समस्याएं थी। 1955 एसबीआई बनने के बाद कई सारी समस्याएं थी जो खत्म नहीं हुई थी। तो सरकार ये सोच रही थी कि यार नेशनलाइजेशन कर दिया जाए ताकि भारत देश का क्या हो, ताकि भारत देश का डेवलपमेंट हो सके। ठीक है। तो मगर उस टाइम पे आप सोचिए कि भारत जो है सफर कर रहा था, किस चीज से सफर कर चुका था, इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल शॉक। अब आप कहेंगे सर ये क्या है कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल शॉक क्या मिल रहा था उनको, भारत को, है ना। तो आप ये बताइए, 1962 में चाइना के साथ युद्ध, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, 2 वॉर। अब वॉर में आप लोगों को पता है कि पैसा खर्च होता है, बहुत दबा के पैसा खर्च होता है, एकदम तगड़ा वाला। जब पैसा खर्च होगा तो इकोनॉमिक शॉक मिलेगा, पॉलिटिकल शॉक भी मिला होगा। 2 साल तक ड्रॉट रही, सूखा पड़ा रहा, खाने की दिक्कत हो गई, है ना। अमेरिका फूड पे डिपेंड होना पड़ा। ठीक है। 3 साल तक हॉलिडे अफेक्टेड, जिससे कि क्या हुआ कि डिमांड एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट वाज रिड्यूस्ड, इन्वेस्टमेंट वगैरह कम होने लग गए। 1960 से 70 तक इस डिकेड में क्या हुआ, ये लॉस डिकेड कहलाता है भारत के लिए, फॉर एज द इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ उस टाइम पे ज्यादा नहीं हो रही थी। ठीक। इंडस्ट्रीज शेयर, यानी जो, अब देखिए कि जो उद्योगपति थे ना, अगर उनको लोन चाहिए होता था तो वो बहुत आसानी से मिल जाता था बैंकों से, और जो उनको 34% मिलता था वो इस ईयर के दौरान बढ़कर 68% हो गया, उनको और ज्यादा लोन मिलने लग गया। मगर वहीं पर किसानों को लोन 2% या 2% से भी कम मिलता था। जबकि कि ग्रीन रिवोल्यूशन का उद्देश्य क्या था कि सेल्फ सफिशिएंट बनाना भारत को फूड सिक्योरिटी में। ठीक है। वो चीज कैसे होगी, जब आप किसानों को पैसा देंगे, वो अपनी खेती करेंगे,
चीजों को सरप्लस करेंगे तभी तो वो चीज होएगी ना, ऐसे कैसे होगी। तो ये सब भी कारण रहे थे उस टाइम पे नेशनलाइजेशन करने का बैंकों को, ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के, ठीक है, ये सब भी कारण थे उस टाइम पे। थोड़ा सा हम हिस्ट्री देखते हैं नेशनलाइजेशन की। 1955 में, अरे 1949 में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था। उसके बाद 1955 में एसबीआई बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को एसबीआई में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। एसबीआई की फैसिलिटी, एसबीआई एज द प्रिंसिपल एजेंट ऑफ आरबीआई काम करता है, ठीक है। ये बैंक मतलब बैंकिंग ट्रांजेक्शन हैंडल करता है किसके, यूनियन के एज वेल स्टेट गवर्नमेंट के ऑल ओवर द कंट्री में। अब इतनी बातें तो समझ में आ गई हैं। रीजन, नेशनलाइजेशन। अब नेशनलाइजेशन कितने फेज में हुआ था? 2 फेज में। आप इस चीज को क्लियर करिएगा। पहला 1969 में और दूसरा 1980 में। 1969 में 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया था और इसमें 6 बैंकों को, ठीक है, और मेजर कमर्शियल बैंकों को ही क्या किया गया था? नेशनलाइज किया गया था। अब मेजर कमर्शियल बैंक का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूं। 1969 में जिन बैंकों में 50 करोड़ तक की डिपॉजिट थी उन बैंकों को नेशनलाइज किया गया, और 1980 में जिन बैंकों में 200 करोड़ तक का डिपॉजिट था उन बैंकों को नेशनलाइज किया गया। इतनी बात क्लियर हो गई है। अब देखिए वो 14 बैंक यहां पर 1969 में कौन से थे और 6 बैंक यहां पर कौन कौन से थे, ये हम देखेंगे। मगर ये स्टेप जो नेशनलाइजेशन का था, इससे क्या हुआ कि 80% बैंकिंग सेगमेंट में गवर्नमेंट के अंदर चला गया। मतलब 80% जो बैंक था वो भारत के अंदर चला गया, बैंकिंग सेगमेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, ठीक। अभी मैंने आपको बताया कि 1969 और 1980 में, बात समझ में आई। मेजर बैंक पहले प्राइवेटली ओन्ड थे, यहां पर मैंने अभी आपको बताया। मनी लेंडर के पास लोग जाते थे फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए। इस इश्यू को खत्म करने के लिए बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 के अंतर्गत, ठीक है। 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन हो जाता है। 1969 और 1991 के बीच 14 बैंकों का क्या किया जाता है? नेशनलाइजेशन किया जाता है, जिनका पेड अप कैपिटल मतलब डिपॉजिट कैपिटल कितना था? 50 करोड़। और 1969 में 14 लार्जेस्ट कमर्शियल बैंकों को नेशनलाइज कर दिया जाता है, किसके द्वारा? इंदिरा गांधी जी के द्वारा, वो तब की प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है। 6 बैंक 1980 में हुए। टोटल मिलाकर कितने बैंक हो गए? 20 बैंक हो गए, ठीक है। 20 बैंक हो गए। सब्सिडरी एसबीआई की उन्हें भी 1959 में नेशनलाइज कर दिया गया था। अब पंजाब नेशनल बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया को 1993 में क्या किया जाता है? मर्ज कर दिया जाता है, ठीक। अब जब 2 बैंक मर्ज हो गए तो यानी 6 से कितने बैंक हो गए? 5 बैंक हो गए, ठीक है। अब इस चीज को आपको आगे दिखा देता हूं, चलिए दिखाई देता हूं। यहां पे आते हैं 1969 और 1991 के बीच में कितने बैंक हुए? कितने बैंक हुए? देखिए 14 बैंक जिनको कैपिटल कितना था? 50 करोड़ डिपॉजिट था इनका 200 करोड़ था, ठीक है। इनको नेशनलाइज किया गया। अब देखिए कि न्यू बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब बैंक, इनको मर्ज कर दिया गया। तो ये 6 बैंक थे। अब ये जब इसमें आके मर्ज हो गया तो कितने हो गए? 5 हो गए। तो पहले 20 थे और फिर हो गए 19, ठीक है। तो 19 बैंकों का नेशनलाइजेशन हो गया, ठीक है। ये एसबीआई की सब्सिडरीज है, इसको मैंने ऐड ऑन कर दिया, जो 1959 में जिनका नेशनलाइजेशन हुआ था। पटियाला, हैदराबाद, बीकानेर, जयपुर, मैसूर, ट्रैवनकोर, सौराष्ट्र, इंदौर, इतने 7 हैं, ठीक है। बात समझ में आई? आई होप इतनी चीजें आपको नेशनलाइजेशन के बारे में समझ में आया होगा। और अब मेरा आपसे एक सवाल है कि नेशनलाइजेशन करने का प्रॉफिट क्या हुआ, सरकार को क्या प्रॉफिट हुआ होगा? कुछ प्रॉफिट मैं आपको दिमाग में आपके लेकर के आता हूं, जैसे कि समाज का सोशल वेलफेयर हुआ होगा। सोशल वेलफेयर के लिए उसने किया था, तो गांव गांव तक, रूरल एरिया तक क्या होगा? बैंकिंग फैसिलिटी पहुंची होगी, पहला फायदा। लोगों का डिपॉजिट क्या हुआ होगा? इसमें आना शुरू हो गया होगा, ठीक है। लोगों ने पैसा जमा करना शुरू किया होगा। क्यों? क्योंकि पहले लोगों को भरोसा नहीं था। जैसे ही नेशनलाइजेशन हुआ, लोगों को बैंकों पे भरोसा हुआ कि नहीं भैया अब ये सरकार द्वारा चलाया जा रहा है तो हम इसमें पैसा अपना जमा कर सकते हैं, क्योंकि सरकार देश छोड़कर तो भागेगी नहीं, है ना। इसलिए लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा इस चीज में, बैंकिंग सेक्टर में, ठीक। और क्या फायदे हुए होंगे? लोगों को लोन आसानी से मिलने लग गया होगा, जिससे कि एमएसएमई सेक्टर, एग्रीकल्चर और भी कई तरह के सेक्टर वो इंक्रीज करने लग गए होंगे, है ना। एंटरप्रेन्योरशिप निकल करके आने लग गई होगी, लोगों तक पैसा आसानी से पहुंचने लग गया होगा, और कई सारे फायदे हुए होंगे। और आप उन सारे फायदों को सोच करके मुझे बताइए या फिर अपने कॉपी में लिखिए। तो आज के लिए इतना है वीडियो, इतना ही ज्ञान, इतनी ही नॉलेज, इतनी ही चर्चा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है।